Thank you.
ऑनलाइन पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन सबको भी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं बच्चों? आप यस सर। जा रहा है कि आप Yes. मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? पर आवाज़ Yes, में sir. वेरिएशन हो रहा है है ना? सर पहले क्लियर क्या नहीं था कि वॉइस। Sir, voice अभी आ रही है cutting वॉइस है। क्लियर? अभी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। अभी आप लोगों को क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा? वॉइस आ रहा है ना? वॉइस ठीक है। असल में ये तार है ना, तार ये बहुत लूज है ऐसा लगता है मुझे। अचानक देखो आवाज चेंज हो जाती है एकदम से। ठीक है बच्चों, तो पिछली क्लास तक हम जितना पढ़ चुके थे उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल आपके लिए। ये एक सरफेस आपको दे रखी है, फ्लैट प्लेट। इसकी चौड़ाई आपको W दे रखी है। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ये भरा हुआ है रो डेंसिटी का, और उसके बाद जो भरा हुआ है वो 2 रो का है। दो अलग अलग लिक्विड है आपके पास, और मेरा आपसे सवाल है कि दोनों ने मिलकर इस पूरे पे कितना फोर्स लगाया है। आपको टोटल लेंथ दे रखा है इसका 2L, और यहाँ तक का जो लेंथ है ना, पहला वाला लिक्विड वो भी L लेंथ है और दूसरा भी L लेंथ है। डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल। इस वॉल पर जो टोटल फोर्स लगेगा, दोनों ने मिलके जो लगाया है, आपको फोर्स बताना है कितना लगाया। P नॉट इज जीरो, टेक P नॉट इज जीरो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप जीरो मान लो, क्वेश्चन में ऐसा आपको दे रखा है। आइए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इस लिक्विड का फोर्स निकालते हैं। आप तो जानते हैं कि कोई भी लिक्विड अगर किसी फ्लैट सरफेस पे फोर्स लगाता है तो उसके लिए आपको फ्लैट प्लेट जो इसके साथ कांटेक्ट में है उसका सेंट्रोइड देखना पड़ता है, वो यही होगा। होगा तो यहाँ पर, लेकिन हमें तो गहराई चाहिए ना, तो गहराई कितनी होगी? L। यहाँ पर पहले प्रेशर निकालो, कितना आएगा? पहले मैं फोर्स 1 निकाल रहा हूँ। P1 इंटू ये एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया बताओ, LW। अब P1 L/2 होगा, वेरी गुड। ये L/2 होगा तो आंसर आ जाएगा रो G L/2 इंटू LW। F1 तो आ गया, आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, वो कितना फोर्स लगा रहा है, F1। कहाँ लगा रहा है वो अलग बात है, वो मैं नहीं आपको बता रहा कहाँ लगा रहा है, लेकिन फोर्स कितना लगा रहा है, F1। अब बताओ ये जो लिक्विड है ये कितना फोर्स लगाएगा? इसके साथ कांटेक्ट में ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो जो कांटेक्ट में हिस्सा आ रहा है उसका सेंट्रोइड बीचों बीच आएगा। यहां से कितनी दूरी? L/2। तो वहां से कितनी दूरी? 3L/2। तो 3L/2 गहराई पर यहाँ प्रेशर बताओ कितना आएगा? अगर आपको यहाँ प्रेशर मिल गया तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एरिया तो LW है, प्रेशर आएगा, पहले यहां से नीचे आओ यहाँ तक, रो GL। आपको बताया था ना 3-4 लिक्विड हो तो कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ तक आओ फिर और नीचे जाओ, प्लस 2 रो G, कितना नीचे गए अपन, L/2 इंटू LW कर लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। ऐसे 3 लिक्विड आ जाए कर लोगे, हर लिक्विड का आपको अलग अलग फोर्स निकालना पड़ेगा। कंसेप्ट वही है कि लिक्विड जिस प्लेट के साथ कांटेक्ट में है उस प्लेट का आपको वो एरिया निकालना है, वो एरिया चाहिए, और उस एरिया का सेंट्रोइड भी चाहिए जिसके साथ ये फ्लूइड हमारा कांटेक्ट में है। कांटेक्ट वाला पोर्शन बहुत जरूरी है, अगर आपको वो नहीं पता तो आप फोर्स नहीं निकाल पाओगे। तो इस क्वेश्चन में आपने फोर्स निकाल दिया। अगला सवाल, ये एक वेसल आपको दे रखा है। इस वेसल में फ्लूइड पूरी तरह से भरा हुआ है, लबालब एकदम फुल भरा हुआ है। ये रहा आपका फ्लूइड जो कि इस वेसल के अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है। ये क्यूब आप बोल सकते हो, इसको क्यूब है ये। इसका साइड भी आपको दे देते, इसका साइड A है। जो लिक्विड है उसका डेंसिटी मैंने आपको दे दिया। कभी कभी लिक्विड का डेंसिटी की जगह कुछ और दिया होता है, तो डेंसिटी आप खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने तो आपको लिक्विड का डेंसिटी रो दे दिया है। मेरा आपसे सवाल क्या है, ये जो सबसे ऊपर वाला फेस दिख रहा है ना, इस फेस पर आपको फोर्स निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने एक चीज और करी है, मैंने इस क्यूब को एक्सेलरेट भी करवा दिया है, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो टॉप फेस है उस पर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। एक कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं, मिनिमम प्रेशर इन द वेसल इज 0। वैसे आप सोच के बताओ, मिनिमम प्रेशर 0 है, वो मिनिमम प्रेशर होगा कहाँ पर? सबसे ऊपर भी किधर, इधर की इधर साइड से। आप जानते हो ना, ये सही है, गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता है, आप सबसे ऊपर चले गए। लेकिन अब तो एक्सेलरेशन है, अब तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर चेंज होता है, तो सबसे कम प्रेशर किधर होता है, एक ही दिशा में। तो मैंने आपको इन पॉइंटों का प्रेशर बता रखा है, कितना है, 0। अब करो इस सवाल को।
मैंने आपको इस वेसल के अंदर मिनिमम प्रेशर की वैल्यू 0 बता रखी है, मतलब जहां पे मिनिमम प्रेशर आ रहा होगा, जहां पे भी मिनिमम प्रेशर आ रहा होगा वो प्रेशर मैंने आपको बता दिया है 0 होगा। आपने खुद ने पता लगाया कि मिनिमम प्रेशर कहाँ पे आ रहा होगा। आपको पता है प्रेशर ऊपर कम होता है, लेकिन ऊपर में भी हॉरिजॉन्टल में वेरी कर रहा है। सबसे कम इन तीनों पॉइंट का होगा, इस पूरी एज का एक ही प्रेशर होगा, वो होगा 0। आप यहाँ पे प्रेशर लिख सकते हो, यहाँ का प्रेशर आपको पता है 0 है। आपको कौन से फेस पे फोर्स निकालना है, ABCD पे। तो क्या नियम है, फ्लैट सरफेस है, क्या नियम है भाई, इस सरफेस का सेंट्रोइड जो फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में, पूरा ही कांटेक्ट में है, ये रहा सेंट्रोइड, यहाँ पे प्रेशर बताओ कितना आएगा, बोलो। यहां से यहाँ चलूं मैं, कितना चलना पड़ेगा, A/2। तो जब हम विपरीत दिशा में चलते तो प्रेशर बढ़ता है ना, तो 0 प्लस रो A L/2। तो P1 तो आ गया, रो L/2। अब फोर्स निकालना है मुझे ऊपर की तरफ जो लगेगा, तो वो फोर्स निकालने के लिए, ये सेंटर पे नहीं लगेगा फोर्स, आपको दिखा रहा हूं ऐसा लग रहा होगा आपको सेंटर पे लग रहा है, नहीं, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। कितना लगेगा, P1 तो निकाल ही दिया ना, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया होगा A²। तो रो A/2 A², रो A³ L कौन है यहाँ पे, L तो कोई है ही नहीं, मैंने A/2 लिखना था, ठीक है। तो क्या मिस्टेक हो रहा है वापस देखते हैं। P1 इंटू रो A² लिखना है अपने को, P1 की जगह लिखेंगे रो A/2 इंटू, अच्छा दोनों कॉमन हो गया ये, यस इसको सर, सही करते हैं, एक्सेलरेशन और साइड। इसको L लिखो आप। इसीलिए मैं देखो पहले मेरे से मिस्टेक क्या हुआ, उसका कारण ये था कि मैंने दो A लिख दिया था, ठीक है। हाँ अब क्या लिखेंगे, रो A L/2 आ गया सबको समझ में, इंटू A², कितना आ गया आपका आंसर, रो A³ L/2। सर आसान एल सवाल, स्क्वायर। कोई तकलीफ इस सवाल में। हाँ एरिया एल भी, स्क्वायर होगा। एरिया L भी square आपको होगा। L² लिखना पड़ेगा यार, फिर तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, रुको ये करना पड़ेगा क्या, क्या आंसर ये आ रहा है क्या, सबको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं और जहां समझ में आएगा आपको, EF, इस पे निकालना है फोर्स, फोर्स ऑन ABEF, निकाल के बताओ। ये एक पूरा प्लेन सरफेस है, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस वाली प्लेन सरफेस पे आपको फोर्स निकालना है, इस वाले पर। जो भी मिस्टेक यहाँ पे हुई है वो यहाँ नहीं होगी। अब आप इसको देखो, आप अपने को अब तो पता है लेंथ LA है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या अपना साइड A था, तो अपन A के मूड में चल रहे थे, अब साइड लेंथ कौन है, L। अब आप बताओ इस पे अगर फोर्स निकालना है तो सबसे पहले इसका सेंट्रोइड का है, यहाँ है, कितना नीचे पर है कितना इधर है, प्रेशर बताओ यहाँ पे कितना होगा। यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए आपको इस फ्लूइड में किसी एक पॉइंट का प्रेशर पता होना चाहिए, उसका पता है ना, यहाँ से यहाँ तक आओ आप जब भी आते हो ना, ऐसे चलते हो या ऐसे चलते हो, तो बताओ कैसे आओ मैं चल के, आप ऐसे कभी आ ही नहीं सकते। आपको जब भी आना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलना पड़ेगा। एक काम करते हैं पहले नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो कितना नीचे आए, L/2 नीचे आए, तो नीचे आने में प्रेशर बढ़ता है ना, तो 0 प्लस रो G L/2। अब आप उधर भी जाओगे, कितना उधर जाओगे, A उधर जाओगे, L उधर जाओगे, सॉरी L उधर जाओगे, जब आप L इधर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, प्लस रो A/L। क्या आप सबको समझ में आ रहा है, इस पॉइंट का प्रेशर 0 था, उस पॉइंट का प्रेशर लिखने के लिए पहले मैं इस तरफ गया फिर नीचे आया, या पहले मैं नीचे आया फिर इस तरफ गया। मुझे उस पॉइंट तक जाने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, और मैं चढ़ा। इस बार हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन चेंज था, इसलिए हॉरिजॉन्टल में भी प्रेशर चेंज हो रहा था, वो प्रेशर यहाँ पे आ गया है। अब फोर्स का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, जैसे ही प्रेशर आएगा आपके पास, आपको इसको सीधा मल्टीप्लाई करना है एरिया से, और एरिया है कितना, एरिया है L², खत्म हो गया फोर्स, सिंपल। आप किसी भी फेस पे निकाल सकते हो, मैंने 2 फेस पे निकाल के दिखा दिया, बाकी जो फेसेस है उन पे आप खुद ही निकाल लेना, जब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो निकाल लोगे ना इस तरह का क्वेश्चन। तो प्लेन सरफेस पे फोर्स निकालना बहुत ही आसान है, पिछली क्लास में हमने टॉर्क भी निकाल लिया था। अगर हर केस में टॉर्क निकालना पड़ जाए, पहले तो हमने सिंपल केसेस लिया था, मान लो इस केस में मैं आपसे पूछूं कि ऊपर वाले फेस पर कितना टॉर्क आ रहा है, निकाल सकते हो, ऊपर वाले फेस पर जो फोर्स है वो तो निकाल दिया ना आपने, टॉर्क कितना होगा, वो भी इस एक्सिस के अबाउट, मान लो यहाँ पे हिंज किया हुआ हो, इस एक्सिस के बताओ टॉर्क कितना आएगा, निकाल सकते हो। जो फोर्स आपने निकाला है उसको कहाँ मानोगे लगता हुआ, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रेशर डायग्राम। तो यहाँ से यहाँ तक पे ये एक्स एक्सिस हो जाती है आपकी,
और ये हो जाती है आपकी, ठीक है। अब बताओ, आप प्रेशर डायग्राम बना दो फटाफट। आप एक्स वाई यहाँ भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी जहाँ मर्जी यहाँ बनाओ, मैंने ऐसा बना दिया। बोलो आप कैसा बनाया ग्राफ। इस जगह पे प्रेशर कितना है, 0। इस जगह पे कितना है, अरे यहाँ से यहाँ तक लिखोगे ना प्रेशर, क्या लिखोगे, One. रो, रो ए एल, ये लिखोगे ना। अब इसका प्रेशर डायग्राम बन गया, तो ज्वाइन कर दे दोनों लाइनों को स्ट्रेट लाइन से, कर दिया ज्वाइन। ये रहा आपका प्रेशर डायग्राम। देखो आप, प्रेशर ऊपर लग रहा होगा, मैंने नीचे दिखा दिया, प्रेशर ऐसा लग रहा है, ये रहा लग रहा है। अब इन सबका जो नेट फोर्स आएगा वो कितना लगेगा, याद करो ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करते थे अपन, सेंट्रोइड। सर इस एरिया का यस सेंट्रोइड सर, कहाँ पे आएगा, एल नीचे बाई से थ्री एच के बाई ऊपर से, यहाँ से थ्री एल सर। बाई थ्री ना, यहाँ से एल बाई थ्री ना, यस सर। Yes, sir. हाँ यहाँ से एल बाई थ्री डिस्टेंस ये ले लो। ये रहा आपका फोर्स। जिस फोर्स को आप बोल रहे थे ना वो कहाँ लग रहा है, वो यहाँ से लग रहा है एल बाई थ्री, और यहाँ से लग रहा है 2L/3। आया कि नहीं आया समझ में। अब इसका टॉर्क कैसे निकालोगे, F1 इंटू 2L/3। तो कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि टॉर्क अबाउट CD भी निकालना है, तो आप निकाल सकते हो F1 इंटू 2L/3। कईयों के दिमाग में होगा सर हमेशा ये ट्रायंगल ही बनेगा क्या, कुछ और नहीं बन सकता क्या, बन सकता है। कुछ और बन गया तो फिर सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे। सेंट्रोइड का फॉर्मूला जानते ही हो ना आप, वो लगा देना। जैसे ये वाला केस था ना, इस वाले केस में आते हैं रो टू रो। आपको मालूम करना है टॉर्क कितना लगेगा इस एक्सिस के अबाउट। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि टॉर्क कितना लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब आप टॉर्क कैसे निकालोगे, ये कितना था, एल था, ये भी कितना था, एल था। फोर्स तो आपने निकाल ही रखे। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो नेट फोर्स आपने निकाला था ना उसे कहाँ लगाएंगे मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन प्रेशर डायग्राम बनाते हैं। आपको पता है ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका पी, राइट। हाँ भाई ये बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना था, 0। यहाँ पे कितना था, रो जी एल था ना, यहाँ पे था रो जी एल। इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। इसके बाद कितना है, नीचे नीचे बताओ, 2 रो जी एल नहीं है, ढंग से देखो कितना है। अरे यार ये प्लस ये करोगे ना, मिला बोलोगे कितना आ रहा है, रो जी एल प्लस 2 रो जी एल कितना हो गया, 3 रो जी एल आ रहा है ना। ठीक है, तो 3 रो जी एल यहाँ बना दिया मैंने। इसको ज्वाइन कर देते हैं अपन, ये ज्वाइन कर दिया, ये बना आपके पास। अब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो यहाँ पे 2 रो जी एल पे आता ही है, ये 3 जो रियल पे आ रहा है। अब जो प्रेशर डायग्राम बना आपका, उसमें 2 एरिया है, एक ये वाला और एक ट्रेपेजियम वाला, दिख रहा है आपको। अब अगर आपको नेट फोर्स तो आपने निकाल ही रखा है पहले से ही, वो तो आपने बोल दिया कि नेट इतना आ गया। उस नेट को हम मानेंगे कहाँ पे, इस प्रेशर डायग्राम के सेंट्रोइड पर इसका सेंट्रोइड हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर वाले का एरिया निकालना पड़ेगा। A1 एरिया निकाल सकते हो इसका, ये लेंथ पता ही है, रो जी एल, और ये कितना है एल, कितना एरिया ये, रो जी एल इंटू एल। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ मुझे आप। इस ट्रेपेजियम के भी 2 टुकड़े करो, क्योंकि ट्रेपेजियम का तो सेंट्रोइड का आपको पता ही नहीं है लोकेशन कहाँ होता है। तो इसको भी ट्रायंगल बनाओ, बना दिया। अब बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ये तो एल पता ही है ना, ये तो 2L है, ये तो एल है ना, और ये रोजी एल है, तो रोजी एल इंटू एल। यहाँ पे मैंने एरिया सही नहीं रखा, क्या हाफ आना चाहिए ना यहाँ पे, क्यों नहीं आया हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट था ना ये, ठीक है यहाँ ये आएगा। अब लास्ट ये बचा, इसका एरिया कितना आएगा, ये लाइन बताओ कितनी आ रही पहले तो, 2 रो जी एल, ठीक है। ये लाइन कितनी आ रही है, टू रो जी एल आ रही है, सबको समझ में आ रहा है बात, कितनी आ रही है, तो कितना आ रहा है एरिया बताओ। मैं आपको एक और तरीका बताऊं कि इंटीग्रेशन वाला, अगर आपसे ये बहुत टाइम लग रहा है आपको तो इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन जल्दी हो जाएगा। प्रेशर डायग्राम तो एक ट्रायंगल बनता है ना तब तो प्रेशर डायग्राम आसान है। अभी तो क्या आप एरिया लिखने में आपको जोर आ रहा है, तो अगर एरिया लिखने में इतना जोर आता है तो बेटर है कि आप इंटीग्रेशन ही कर लो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, ठीक है, वो बेसिक हो जाएगा। हालांकि उसमें थोड़ी मेहनत तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के होगा। आप एक्स दूरी पे जाओ, या तो ऊपर से या नीचे से, बोलो कहाँ से जाने का आपको, ऊपर से, ऊपर से एक्स दूरी पे जाओ। और अभी हम ऊपर वाले लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिप बनाई आपने डीएक्स की,
इस dx पे, dx का एरिया कितना होगा इस सरफेस का, w इंटू डी एक्स। इससे प्रेशर कितना होगा, रो जी एक्स, और एरिया कितना है, w इंटू डी एक्स। ये आ गया फोर्स। इस फोर्स का टॉर्क निकालो यहाँ पे, इस df फोर्स का। df फोर्स तो आपने लिख दिया, इसका टॉर्क कितना आएगा। टॉर्क लिखने के लिए आपको टोटल लेंथ मालूम है ना कितनी है, टोटल लेंथ 12 है, तो ये लेंथ कितनी होगी, 12 माइनस एक्स। टोटल लेंथ पहले 12 थी, देखो आप उसी में से 12 माइनस एक्स लिखा है, टॉर्क कितना आ जाएगा रो जी एक्स डब्ल्यू 12 माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। आगे समझ में। इसकी जो लिमिट लगाओगे आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लगा पाओगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज तो अपन कर ही देंगे। क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ रो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से एक्स यहाँ लेते तो क्या फर्क पड़ता है, रो ही तो अलग होता है ना। नहीं, यहाँ पे लेने पर पहले यहाँ से यहाँ तक अलग करना पड़ता है, फिर यहाँ से यहाँ तक करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी मेहनत इसमें भी है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे एरिया नहीं निकला तो यही करना पड़ेगा फिर आपको। इसको भी आप आसान मत समझोगे हो गया। अभी आपने जो टॉर्क निकाला है वो इन सारे फोर्स का निकाल दिया है, अब आपको इन सारे फोर्स का भी टॉर्क निकालना है। मैं निकाल के दिखाता हूँ। पहले यहाँ से लिमिट लगाएंगे 0 से L तक, ये आधा टॉर्क आया है। अब ये यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका टॉर्क भी आप खुद ही निकाल दो, या तो यहीं से ले लो नई डिस्टेंस x, इजी पड़ेगा आपको। बताओ भाई यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, प्रेशर बताओ यहाँ पे कितना आएगा। आप प्रेशर नहीं लिख पा रहे यार, यहाँ से यहाँ तक आओगे, ये L डिस्टेंस है, ये रो है, रो जी L हुआ कि नहीं हुआ, प्लस कितना 2 रो जी एक्स, है ना भाई। इसको आप मल्टीप्लाई करो डब्ल्यू डी एक्स से, फोर्स आ गया। इस फोर्स को आप मल्टीप्लाई करो इस डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस कितनी है आपके हिसाब से, ये पूरा L है ना, तो L माइनस एक्स हो गया, तो इसको मैंने L माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। तो एक लंबा चौड़ा खेल है, मतलब आप कर तो सकते हो ऐसे भी। ये df2 हो गया, ये भी आसान ही है, इतना टफ तो नहीं लग रहा, और ये भी आसान था। पता नहीं आप एरिया नहीं निकाल पाए, वरना एरिया निकालने के बाद, सारे एरिया निकालने के बाद क्या करते हैं आप, a1x1 प्लस a2x2, इसका सेंट्रोइड कहा था यहाँ पे, उसका कहा था यहाँ पे। कैलकुलेशन ये भी मांगता है, ऐसा नहीं है कि ये फटाक से हो जाएगा। अभी तक का जो इतिहास रहा है मेंस और एडवांस का, अभी तक एक बार भी 2 लिक्विड बना के टॉर्क नहीं पूछा है। मुझे पूरा यकीन है नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो रहा है। आप खुद देखो ना, नहीं लग रहा आपको लेंथी है। सर इंटीग्रेशन तो उनमें भी लगा सकते हैं जिनका कर्व हाँ, ट्रायंगुलर आप इस केस में भी इंटीग्रेशन लगा सकते हो, लेकिन इस केस में बिना इंटीग्रेशन के जल्दी हो रहा है, समझ में आ रहा है। जिसमें प्रेशर डायग्राम ट्रायंगल कब बनता है बताता हूँ आपको। प्रेशर डायग्राम आपका ट्रायंगल तब बन जाता है जब एक एंड पे प्रेशर 0 होता है और एक एंड पे प्रेशर कुछ होता है, उस केसेस में हमेशा ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल में हमको पहले से ही पता होता है सेंट्रोइड कहाँ होगा, इसलिए उस केस में हमारे लिए आसान होता है, इसलिए वहां हम इंटीग्रेशन की कोशिश नहीं करते। पर अगर हमें ऐसा केस मिल जाए तो इंटीग्रेशन करना चाहिए। मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने df1 निकाला, फिर मैंने टॉर्क निकाला, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही मैंने df2 निकाला, मैं df2 दिखाता हूँ, कहाँ है df2, ये रहा df2। फिर मैंने टॉर्क निकाला। टॉर्क कैसे निकाला मैंने, df2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया l माइनस एक्स से। फिर मेरे को टॉर्क निकालने के लिए जो भी df2 था उसको मैं लिखूंगा और लिमिट लगा दूंगा 0 से L तक। ऐसे 2 टॉर्क मिलेंगे मुझे, एक टॉर्क वहां से मिलेगा और एक टॉर्क यहां से मिलेगा। दोनों टॉर्क का सम करूंगा तो मुझे नेट टॉर्क मिलेगा। इसको तो हटा सकते हैं ना अपन, इसको हटा दे। एरिया से आपको सेंट्रोइड की लोकेशन निकालनी पड़ेगी। नेट फोर्स आपने निकाल ही रखा है, सेंट्रोइड की लोकेशन निकालोगे। ये भी लेंथी है, इसको भी आसान मत समझना, ना तो ये आसान है ना ये आसान है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊंचा है। मेंस में ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ भी गया तो केवल किस में आ सकता है, एडवांस में। एडवांस में आने का चांस हमेशा रहेगा, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है कि एडवांस में ना आ सके। एडवांस तो अपने आप में एडवांस होता है, उसमें टफ चीजें आती है तो आ सकता है, समझ गए। एडवांस में लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। कोई डाउट किसी को इसमें? सर वो दूसरे ट्रेपेजियम वाले केस में सर, उन दोनों का एरिया निकालने के बाद सर कौन सा फॉर्मूला लगाते, a1x प्लस। अच्छा, आप वो वाला सीखना चाहते हो क्या? इसका बताओ हाँ सर। कितना हाइट पर होगा, ये लेंथ सर कितनी ये है, होगा L है, L। L/3। इसकी हाइट देखो L/3, इसकी हाइट देखो L/2, और इस बंदे की हाइट यहाँ से कितनी है, L/3। तो यहाँ से कितनी होगी, L प्लस L/3। कितनी हो जाएगी L प्लस L/3? 4L/3। अब सुनो, इस वाले का एरिया A1 इंटू, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कितनी ऊंचाई पर होगा फोर्स का F।
जो सेंट्रोइड ओके होगा वही सर। तो फोर्स का होगा। तो A1 इंटू 4L/3 प्लस A2 इंटू L/2 प्लस A3 इंटू L/3 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। यहां से ओके आपको सर। सेंट्रोइड की पोजीशन मिल गई कि सेंट्रोइड कहां पर है। जिस हाइट पर सेंट्रोइड होगा उस हाइट पे आप फोर्स लगा देना। और टॉर्क इसके अबाउट निकालना है आपको, आपने हाइट भी यहीं से बताई है फोर्स की, तो टॉर्क हो जाएगा आपका F इंटू YC। ओके सर। समझ गए? हाँ तो सर। दोनों मेथड, आपको इच्छा हो वो मेथड यूज करो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल। अगर आप एलिमेंट लेकर के फोर्स निकाल के इंटीग्रेट करके में भी आप एक्सपर्ट हो गए हो तो वो कर लो। ट्राइंगल वाले केस में तो मेरा मानना है क्या करना चाहिए, सीधा सेंट्रोइड पे फोर्स लगा, तो वो सबसे आसान होता है इन केस ऑफ साइंट्रोइड। समझ गए? सर हाँ बोलो बेटा। सर टॉक 1 की लिमिट सर L से 2L नहीं लेंगे सर हम लोग? वापस से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर टॉक 1 की लिमिट L से 2L नहीं लेंगे? आपने एलिमेंट यहाँ से लिया है ना, 0 से L तक, और सेकंड में भी एलिमेंट आपने वापस से नया लिया है यहाँ से। आपने भले ही एलिमेंट यहाँ से लिया है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर लिखने के लिए आपको पहले यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, इससे प्रेशर ऐसे लिखा है। भाई फ्लूइड में कहीं भी प्रेशर लिखने के लिए ऊपर से चलना शुरू करोगे ना, जहाँ का प्रेशर आपको 0 पता है, या तो किसी पॉइंट का प्रेशर पता हो तो वहां से चलेंगे। जैसे उस वेसल में गए थे हम, वहां पे हमको बता दिया गया था कि यहाँ का प्रेशर ही 0 है, तो हम यहीं से चले थे। यहाँ तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म में पूरा खेलना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा होता तो वो भी लिखता है। आगे सबको समझ में? तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस हो चुका है। एक केस और बताना है मुझे, कई बार प्लेन सरफेस की जगह कर्ड सरफेस दिया होता है, और सर उस लिख केस में भी लीजिए। आपसे सर नोट करना है। ये भी नोट करना था क्या? नहीं सर, लेफ्ट वाला। साउंड नहीं आ रहा आप लोगों को? अभी आ रहा है साउंड? ठीक है, साउंड का प्रॉब्लम यहाँ से था। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। बच्चों लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। जब ये फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर खत्म हो जाए तो आप जेईई मेन ऑनलाइन के प्रीवियस ईयर के सवाल कर लेना, फ्लूइड मैकेनिक्स वाले। ठीक है, आपके पास तो शीट है नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ, आप उस बुक से कर लेना। आप पुराने जेईई मेन के तो सारे क्वेश्चन कर ही लेना कम से कम एक बार। सर कितने लेक्चर लगेंगे इसमें? लगेंगे अभी देखो 3 लेक्चर तो लगेंगे, 3 या 4 मान के चलो आप। 3 से 4, 2 तो डायनेमिक्स में लगेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सरफेस टेंशन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें इसके बाद एक टर्न और लग जाएगा। ठीक है, आजकल क्या क्लास एक्सटेंड नहीं करता ना, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है हमको। और नई कोई एक्स्ट्रा वीडियो आ रहा है, बच्चे की ऑलरेडी 4-4 5-5 क्लास चल रही है। 5 क्लास चल रही है ना आप लोगों की, या 4 तो होती है? हाँ सही बात है, तो आप इतना स्कोप भी नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाए। देख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? ठीक है बच्चों, तो अब मिटा सकते हैं अपन इन सबको। मैं एक स्पेशल केस आपको बता रहा था, स्पेशल केस है भाई। स्पेशल केस क्या है वो समझो आप। ये आपको एक हेमीस्फीयर दे रखा है, या सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप, दोनों शेप हो सकती है ये। अगर ये स्फेरिकल शेप है और यहाँ पर आपने इसको हिंज कर रखा है इस शेप को, और इसको आपने एक फ्लूइड में रख दिया ऐसे, आप मुझे बताओ कि जो फ्लूइड जिसके कांटेक्ट में ये है वो इस पे किस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? हिंज के अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट, हिंज के अबाउट टॉर्क जो फ्लूइड लगाएगा इस सरफेस पर, फोर्स लगा करके उस टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी। फ्लूइड केवल इस तरफ है, फ्लूइड केवल इस तरफ है, उस तरफ नहीं है। देखो यहाँ पे सर फोड़ के फोर्स ऐसा लगाएगा, यहाँ पे सर फोड़ के ऐसा फोर्स लगाएगा, यहाँ पे सर फोड़ के ऐसा फोर्स लगाएगा, यहाँ पे सर फोड़ के ऐसा फोर्स लगाएगा। अब वापस से सोचो अपने जवाब के बारे में। यस सर, नहीं घूमेगा। टॉर्क लगाएगा ही नहीं। समझ में आ गया? ये स्पेशल केस था, ये सिलेंडर के अंदर भी होगा, ये स्फीयर के अंदर भी होगा। फोर्स कितना ही बढ़े पर उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो कहां से पास हो रहा है,
कहाँ से पास हो रहा है? हिंज से। सेंटर से पास हो रहा है। मैंने ये थोड़ा ना कहा कि फोर्स नहीं लगाएगा, मैंने कहा टॉर्क नहीं लगाएगा, समझ गए? तो टॉर्क अबाउट ओ इज जीरो, ये स्पेशल केस है। अगर सिलेंडर बना होगा तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो आ जाएगा, क्योंकि सारे फोर्स कहाँ से पास होंगे? उसी एक्सिस से। इन केस ऑफ सिलेंडर, इन केस ऑफ सिलेंडर, अगर सिलेंडर होता है ये, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट टॉर्क जीरो होता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि टॉर्क जीरो होगा किसी स्पेशल केस में। ये बहुत ही स्पेशल केस है, आपको इसे याद रखना है कि इस केस सर में अगर टॉर्क जीरो होता है। सर अगर डिस्क होती तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगता ना सर, हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो जाता ना। डिस्क, अगर डिस्क होती कैसे रखी होती ये बताओ? डिस्क तो सर एक बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल। सरफेस हो गई ना बेटा। डिस्क इज अ फ्लैट सरफेस, तो आप डिस्क की कर्व सरफेस की बात कर रहे हो कि फ्लैट सरफेस की? पहले तो ये क्लियर करो। जी सर, है जी? कर्व्ड। डिस्क की कर्व सरफेस पर आप पूछ रहे हो, वो तो सिलेंडर ही हो गया। तो सिलेंडर की तो मैंने आपको बोला इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट पे टॉर्क जीरो आएगा। ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, फोर्स यू लगेगा और वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस एक्सिस से पास होगा, तो एक्सिस के अबाउट पे टॉर्क जीरो आएगा। समझ गए? हॉरिजॉन्टल फोर्स भी नहीं लगेगा ना सर, हॉरिजॉन्टल। फोर्स तो हम बताएंगे आपको अभी। फोर्स तो अभी टॉपिक आ रहा है, अगला टॉपिक इसी पे है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और थ्रस्ट ऑन। अभी तक आपने जो सरफेस देखी वो कैसी थी? फ्लैट। अब आप कौन सी देखोगे? कर्व्ड सरफेस। ये रहा फ्लूइड, और मान लीजिए आपके पास एक कर्व्ड सरफेस है, और वो कर्व्ड सरफेस मान लीजिए ऐसी एक कर्व्ड सरफेस है, ये रही एक कर्व्ड सरफेस, और ये रहा आपका फ्लूइड। हम इस सरफेस से फोर्स निकालना चाहते हैं, ए से लेकर बी तक की सरफेस पर हमें फोर्स निकालना है जो कि फ्लूइड लगाएगा। तो फ्लूइड क्या करेगा? फ्लूइड के पार्टिकल इस सरफेस का कांटेक्ट में आएंगे, अपना सर फोड़ेंगे, सर फोड़ फोड़ के फोर्स लगाएंगे, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कुछ फोर्स तो लगा ही देंगे। इन सबका एक नेट फोर्स आएगा, इन सबका नेट फोर्स कुछ तिरछा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप हर पॉइंट पे दो फोर्स के दो कंपोनेंट ले सकते हो। देखो आप, तो आप ये भी कह सकते हो कि नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आएगा। एग्री? ये बोल सकते हैं क्या? इन सबके हॉरिजॉन्टल को ऐड कर लो, इन सबके वर्टिकल को ऐड करो, तो इफेक्टिवली फाइनली आपको क्या मिलने वाला है इस कर्व सरफेस पर? एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल फोर्स। हम इन दोनों फोर्स को निकालना चाहते हैं कि ये दोनों फोर्स कितने कितने होंगे। हम जिन कर्व सरफेस से सामना करेंगे आने वाले सवालों में, वो स्फेरिकल होगी, सिलेंड्रिकल होगी और कोन वाली होगी। आप ऐसे ही कोई भी रास्ते का पत्थर उठा के रख दो कि उस पर फोर्स निकालो, हम वो नहीं कर रहे। हम किन खास सरफेस की बात कर रहे हैं? स्फेरिकल, कॉनिकल एंड सिलेंड्रिकल। जिन सरफेसेस के एरिया, जिन सरफेसेस के प्रोजेक्शन हम सब निकालना जानते हैं, और कोई भी आप सरफेस ले आओगे तो उसके प्रोजेक्शन हम निकालना नहीं जानते, इसलिए हम कुछ खास सरफेसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे सिलेबस में है, जिसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखिए, अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना है तो मुझे एफ और एफ एच निकालना है। मेरे पास एक तरीका है इसको निकालने का, एक आसान तरीका है। मैं क्या करूंगा वो देखिए। मैं एक नया डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। आप जानते हो फ्लूइड पार्टिकल जो फोर्स लगाता है वो ये नहीं देखता कि सरफेस किसकी है, या लकड़ी की हो या मेटल की हो या फिर नमक की हो, किसी की भी सरफेस हो, सब पे सर फोड़ के फोर्स कैसे लगाते हो? सेम। ये बात समझ में आ रही है? इवन अगर यहाँ पे फ्लूइड की भी लेयर है तो फ्लूइड की लेयर पे भी ये लोग कैसे फोर्स लगाएंगे? इतना ही लगाएंगे। ये सारे मॉलिक्यूल्स, अगर यहाँ पे फ्लूइड भी होता, अगर मैं अपनी इच्छा से मान लूँ कि यहाँ पे फ्लूइड है, रेज्यूम यहाँ पे फ्लूइड है, मैंने सब जगह मान लिया यहाँ पे फ्लूइड था नहीं, मैंने मान लिया आपको दिखाने के लिए कि देखो यहाँ भी फ्लूइड है, मान लिया। और मैं एक फ्लूइड का एलिमेंट आपके सामने मान रहा हूँ, ये रहा फ्लूइड का एक एलिमेंट। देखो आप, देखा आपको फ्लूइड का एलिमेंट? इस फ्लूइड के एलिमेंट पे ये वाले फ्लूइड अपना फोर्स लगा रहे होंगे। अगर ये फ्लूइड एलिमेंट नहीं होता, जो आपकी ओरिजिनल सरफेस थी उस पर भी फोर्स लगाते। क्या ये पार्टिकल्स जो फोर्स लगा रहे इस बात को देखते कि यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे वुड था, या यहाँ पे फ्लूइड है? नहीं देखते, वो सिर्फ सर फोड़ते। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने आप खड़े हो मैं खड़ा हूं। आप चाहे अपना हाथ दो पानी के अंदर, आप पे भी सर फोड़ेंगे, मैं अपना हाथ दूंगा, मेरे पे भी सर फोड़ेंगे। और अगर हम दोनों का हाथ पानी के अंदर एक ही जगह पे होगा तो हम दोनों पे प्रेशर भी एक्ट कैसा होगा? एक जैसा। वो प्रेशर एक्ट इस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता कि सामने है कौन। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सब पे फोर्स लगाते हैं। तो हमने क्या किया, हमारी उस ओरिजिनल सरफेस को, जो हमारी सॉलिड सरफेस थी,
उसको हमने रिप्लेस कैसे कर दिया, फ्लूइड की सरफेस से, और हम यहाँ पे जबरदस्ती एक फ्लूइड एलिमेंट हमने यहाँ पे चिपका दिया, उसको पानी से भर दिया पूरा। क्लियर है, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये फोर्स कितने होंगे। अब जब हमने ऐसा किया है तो हम यहाँ पे एक प्रोजेक्शन दिखाते हैं आपको। ये क्या है, जो हमारी सरफेस है ना, उस सरफेस का ये जो सरफेस दिख रही है, इस सरफेस का ये कौन सा है, वर्टिकली प्रोजेक्टेड एरिया। इसको मैं एवी के नाम से बुलाऊं, आपको समझाने के लिए दिखाते हैं। मान लो ये सरफेस ऐसी होती तो फिर वर्टिकली प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा होता, ये होता। मान लो ये कोन होता, कोन की स्लांट सरफेस दिख रही है आपको, ये सरफेस कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का ये वाला एरिया कौन सा होता, ये होता। आगे समझ में, तो ऐसे एक एरिया ये है, ऐसे ही एक एरिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया होगा AH। ये कौन सा एरिया है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया। इस एरिया का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अगर मैं लाइट फेंकू ना यहाँ से और सामने एक छत बना दूं, तो छत पर जो छाया बनेगी इसकी, उसको बोलते हैं अपन AH। ऐसे ही लाइट अगर इधर से फेंकू तो यहाँ एक दीवार रख दो, उस दीवार पे जो शेडो बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये दो प्रोजेक्टेड एरिया हो गए। अगर मान लो ऐसा कोन रखा हुआ हो, बताओ वर्टिकली प्रोजेक्टेड एरिया कैसा होगा, वो तो पता नहीं। AH कैसा होगा, सर्कल। समझ में आ गया, तो हमें समझ में आ रहा है कुछ कुछ के AH क्या होता है और AV क्या होता है। अभी कहानी खत्म नहीं है, अभी और बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। क्या बता सकते हो इस फ्लूइड एलिमेंट पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए इन स्टैटिक कंडीशन, 0। हम जो फ्लूइड पढ़ रहे हैं, हमारा फ्लूइड कौन सी कंडीशन में, स्टैटिक। तो स्टैटिक कंडीशन में एक फोर्स तो ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। ये फोर्स अगर ये सॉलिड भी होता तो इतना ही लगता, कॉपर होता तो भी इतना लगता, मैग्नीशियम सोडियम कुछ भी रख लो आप, सब पे इस तरह की सरफेस पे सर फोड़ के वो ये सारे फोर्स लगाएंगे, उनका नेट ये दो ही आएगा। एग्री। अभी हमने फ्लूइड बना दिया है, तो यहाँ बताओ इस सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा। ये रहा आपका फ्लूइड, यहाँ तक ही भरना है आपको फ्लूइड, यहाँ तक बाहर तक था ना, आपने वहीं तक भरा है। अब बताओ ना यहाँ पे कितना फोर्स आएगा। मैंने फ्लूइड जहां तक था वहीं तक भर दिया, बात समझ में आ रही है। अब बताओ FH। मैं आपको और तरीके समझाऊं, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी आपको, ऐसे समझो, एक और तरीके समझो आप। मान लो ये फ्लूइड है और ये एक सॉलिड है, सॉलिड पीस मैंने रखा हुआ है, मुझे सॉलिड पीस पे यहाँ के मॉलिक्यूल सर फोड़ के कितना फोर्स लगाएंगे वो निकालना था। तो आपको पता है ऐसा 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 लगेगा। इन सबका नेट जो है वो हमने दो दिशाओं में बांट दिया, मुझे इन दोनों को निकालना है। अब समझ में आ गया। तो कैसे निकाले उसका तरीका बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर एक, इसको भी फ्लूइड ही मान लेंगे, ये है तो सॉलिड लेकिन हम क्या मान लेंगे, फ्लूइड। वही किया है मैंने। अब समझ में आ गया, कुछ तो समझ में आया होगा। क्या करने वाले हैं हम, अपना एलिमेंट जो हमारा सॉलिड था ना, हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, लिक्विड से। हमने इस बाउंड्री को सॉलिड की जगह लिक्विड की बाउंड्री बना दी। पर जब आप इसको लिक्विड की बाउंड्री बना रहे हो तो आपका लिक्विड का है, ये रहा आपका लिक्विड है, जिसपे आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे और उससे आप ये फोर्स निकालोगे। फिर आप ये बोलोगे कि ये फोर्स तो आपने लिक्विड की सरफेस पे निकाला था, फिर आप बोलोगे सॉलिड की सरफेस पे भी इतने ही आएंगे ये दो फोर्स। समझ में आ गया। तो आप बताओ मुझे इस फोर्स को मैं कैसे निकालूं। तो सॉलिड को लिक्विड मानने का फायदा क्या हुआ? अभी आप खुद देखोगे। अगर ये सॉलिड होता तो मैं इस पे नेट फोर्स 0 नहीं बोल पाता, पर ये फ्लूइड है इसलिए मैं इस पे नेट फोर्स क्या बोल सकता हूँ, 0। सॉलिड के लिए तो मुझे पता ही नहीं ना वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, पर फ्लूइड का तो मुझे पता है, मेरा फ्लूइड है, ये स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड रहेगा तो उसकी नेट फोर्स कितना हो जाएगा उस पे, 0। अब सबको समझ में आ गया या अभी भी नहीं आया कुछ समझ में? और समझाता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। हम क्या चाहते हैं वो सुनो। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक फ्लैट सरफेस रखी थी, उस पर फोर्स निकालने की कोशिश की थी ना आपने। आज हम फ्लैट सरफेस से फोर्स नहीं निकाल रहे। आज यहां पर आपके पास मान लीजिए ऐसी सरफेस है, ऐसी सरफेस है आपके पास, और आप इस सरफेस पे फोर्स निकालना चाहते हो। सर फोड़ फोड़ के फोर्स तो लगाएंगे ना ऐसे, हमें इस फोर्स को निकालना है। तो इस फोर्स को कैसे निकालें, तो हमने एक स्कीम बनाई। स्कीम ये बनाई कि ये जो सरफेस आपको दिख रही है, इस सरफेस को आप फ्लूइड की सरफेस मान लो, और ये मालूम करो कि अगर ये फ्लूइड की सरफेस होती तो ये सर फोड़ के कितना फोर्स लगाते। जितना फोर्स ये फ्लूइड की सरफेस पे लगाएंगे उतना ही कॉपर की सरफेस पे लगाएंगे, उतनी वुडन सरफेस पे लगाएंगे। कोई सी भी सरफेस रख लो, उसी जगह पे रखोगे, सेम शेप की रखोगे तो फोर्स उतना ही आएगा। ये क्लियर है। अब फ्लूइड की लेयर मानने से फायदा क्या होता है वो बता रहा हूं। अगर आपने इसको लेयर माना है तो आप पूरा एक नया फ्लूइड मान सकते हो। ये रहा आपका नया फ्लूइड, इस शेप का आपने फ्लूइड माना है, फ्लूइड एलिमेंट आप इसे कह सकते हो। क्या मान लिया आपने इसको, फ्लूइड एलिमेंट। ये पूरा फ्लूइड का एलिमेंट है।
इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? ये दिख रहे इतने सारे, ये तो लग ही रहे। इसका तो अपने FH और FV लिख दिया नेट। इसके अलावा ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है, इस पे भी एक फोर्स लग रहा होगा जो हम निकालने वाले अब उस डायग्राम में। अब समझ में आ गया हमारी चालाकी क्या है। हमारी सरफेस सॉलिड है, हमने उसको सॉलिड ही माना है, लेकिन हमने उसको रिप्लेस कर दिया एक लिक्विड एलिमेंट से। उस पर हम नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं? 0। अब बताओ मुझे इस प्लेन सरफेस पे कितना फोर्स आएगा? कैसे निकालोगे इस फोर्स को? इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा उसको निकालोगे कैसे? उस फोर्स को निकालने के लिए, हाँ ये सच है कि ये FH के बराबर आ जाएगा, लेकिन ये आएगा कितना? उसके लिए आपको पानी की गहराई चाहिए ना, तो ये गहराई चाहिए आपको, ये YC हो गया। तो रो जी YC, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इनटू व्हाट? इनटू AV। एग्री? अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करो तो FH माइनस रो जी YC AV इज इक्वल टू 0 से हमें एक फॉर्मूला मालूम पड़ रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा कितना होगा। अगर मैं P0 प्लस लिखोगे यहाँ पे प्रेशर में P0 प्लस लिखना चाहिए, ठीक है? अब बताओ कितना हो जाएगा? P0 प्लस रो जी YC इंटू पूरे में आएगा ना एरिया, तो इंटू AV। ये क्या चीज है? प्रेशर एट द सेंट्रॉइड ऑफ द वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रेशर एट द centroid of vertical projected area into AV is known as FH। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को इसमें? ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल दिया मैंने, इस पे जो इतने सारे फोर्स लग रहे थे उनका हॉरिजॉन्टल बता दिया मैंने। अब मैं वर्टिकल की बात करूंगा, तो वर्टिकल पर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स बता सकते हो कितना होगा? अगेन इसकी गहराई चाहिए आपको, इसकी गहराई मान लो Y है ना, Y गहराई। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस रो जी वाई होगा ना प्रेशर। अब बताओ इसका एरिया भी होगा कुछ ना कुछ, तो बताओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? P0 प्लस रो जी वाई इंटू AH। जिस एरिया को मैं A लिख रहा था वो असल में AH था, ठीक है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया, ये नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है। और कोई फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ? ग्रेविटी। अगर इसका वॉल्यूम मान लो V, इस फ्लूइड एलिमेंट का, तो V0 लिख लो आप, V0 रो जी। ये समझ में आ गया? ये भी एक वेट है, और इन दोनों फोर्स को कैंसिल कौन कर रहा होगा? वर्टिकल फोर्स माइनस FV इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास FV आ जाएगा P0 AH प्लस रो जी वाई AH प्लस V0 रो जी। ये बताओ, ध्यान से देखना, मैं एक वॉल्यूम और दिखा रहा हूं मैं आपको, अगर आप यहां देख सको तो। AH इंटू वाई क्या होगा? AH इंटू वाई, आपको ऊपर भी अगर एक प्रोजेक्टेड एरिया दिखाऊं मैं आपको, ये रहा ऊपर का एक प्रोजेक्टेड एरिया, बताओ कितना होगा? कौन सा वॉल्यूम? ये वाला वॉल्यूम। यानी आप ये कह सकते हो कि ये वॉल्यूम अगर मान ये V1 है, तो हम कह सकते हैं कि P0 इंटू AH प्लस V1 प्लस V0 इंटू रो जी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए क्या है ये? V1 प्लस V0 क्या है? V1 प्लस V0 है टोटल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? जो हमारी कर्व सरफेस है ना, उस कर्व सरफेस के ऊपर जाओ। कर्व सरफेस के ऊपर का कहां तक का वॉल्यूम? जहां तक कि फ्लूइड की सरफेस थी, जहां तक फ्लूइड की सरफेस थी वहां तक का वॉल्यूम आपको लिखना है, इनटू रो जी करना है। तो फॉर्मूला आ गया आपके पास, FV इज नथिंग बट P0 AH हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया प्लस वॉल्यूम अबव कर्व्ड सरफेस up to what? Liquid into rho g। पहले मैंने आपको ऐसे समझाया कि लिक्विड सिर्फ इधर इधर है, फिर आपको इससे कम समझ में आया तो मैंने पूरे में लिक्विड मान लिया। लेकिन आप ये सोचिए अगर ये लिक्विड सिर्फ इधर इधर भी होता, सुनो मेरी बात, अभी जो आपने फोर्स निकाला पूरा डुबा हुआ माना ना इसको, अगर मान लो केस सिर्फ इतना सा होता, बताना मुझे सोच के, यही फिगर होता, बस मैं इधर लिक्विड हटाया था, लिक्विड सिर्फ इधर इधर होता, तो ए और बी पर
जो फोर्स लगता क्या वो बदल जाता, या जो अभी ये आया इससे आएगा? बताओ मुझे, सेम क्यों आएगा? आपने अभी तो डूबा हुआ माना ना, मान लो ये डूबा हुआ था, अगर ये डूबा हुआ नहीं होता, सिर्फ इस इधर इधर ही पानी होता, इधर पानी नहीं होता, तो जो आपने कैलकुलेशन से जो फोर्स निकाला है वो फोर्स बदल जाता है या सेम ही आता? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। एक बात बताओ, पहले ये सारे फोर्स कैसे आ रहे होंगे? सर यहाँ से कितना नीचे हो आप, उस पर डिपेंड करेगा एच, और प्रेशर आएगा रो जी एच। अब चाहे पानी इधर हो या इधर, केवल इधर हो, क्या फर्क पड़ता है? आपका प्रेशर तो दोनों केस में वही रहेगा। तो इसलिए आपका बॉडी पूरा डूबा हुआ हो या एक तरफ से डूबा हुआ हो, दोनों केस में फोर्स जो लिक्विड लगाएगा सरफेस पर, उसका फॉर्मूला वही आएगा जो मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबको समझ में आ गया बात? यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? यार ये बताओ मुझे, आप आ गया कुछ कुछ? हवा समझ लो, नहीं आया तो मान लो ऐसा दे रखा हो, सिर्फ ऐसा दे रखा हो, ये रहा लिक्विड। कोई आपसे पूछे ए बी वे फोर्स निकालो, और कोई आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे कि ये पूरा पानी है और ये अब ए बी ऐसे रखा हुआ है। अब आपसे कोई पूछे कि इधर वाला जो पानी है, ऊपर वाला नहीं, इधर वाला जो पानी है, वो जो फोर्स इस सरफेस पे लगाएगा और ये जो लगाएगा, ये सेम आएगा या अलग अलग आएगा? आप बोलोगे सेम आएगा, क्योंकि शेप वही है, दोनों तरफ लिक्विड हो या एक तरफ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर का वेरिएशन वैसा ही होगा तो फोर्स भी वैसा ही होगा। क्योंकि फोर्स लगने का असली कारण क्या है? रो जी एच। जो प्रेशर नीचे नीचे बढ़ता जा रहा है तो फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, पर हमने उसको कैलकुलेट करने के लिए कोई इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने एक सिंपल तरीके से उसको निकाल दिया। आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन आपके काम नहीं आएगा। दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, और एक वर्टिकल फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे आप लिख लो, मुझे बताइएगा, मैं लिख लिया। हम कुछ सवाल करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसमें थ्योरी हो गई है इसकी कि फोर्स लग कैसे रहा है, हम कैसे निकाल रहे हैं फोर्स, हमें ये समझ में आ गया है। नेट फोर्स जब भी निकालोगे दोनों फोर्स का सम करोगे, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। कई बार वर्टिकल फोर्स जीरो हो जाएगा, कई बार हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो हो सकता है, ये डिपेंड करता है बॉडी की शक्ल सूरत पे कैसा है। एक तो मार्कर चाहिए डार्क, और पानी भी चाहिए। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए। इसको हटा दूं मैं? फाइनल फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, सवाल करना है हमको। एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, अगर कोई बॉडी कुछ इस तरह से डूबी हुई हो, ये बॉडी देखो, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं सबमर्ज। सबमर्ज क्यों बोलते हैं इसको? हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट फोर्स लगेगा। सबमर्ज इसलिए बोलते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा डूबा हुआ है, इसको बोलते हैं सबमर्ज्ड। अगर वो ऐसे दोनों तरफ से बराबर नहीं होता ना, तो हम इसको सबमर्ज नहीं बोलते। क्लियर है बात? ठीक है, बस ये समझा था कि सबमर्ज बॉडी इसको बोलते हैं। एक बच्चे ना सबमर्ज बॉडी उसको बोलते हैं, ये सबमर्ज बॉडी कहलाएगी। ठीक है, ये वाली सबमर्ज नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी सबमर्ज, ये सबमर्ज। खैर, सबमर्ज बॉडी अभी नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, आप क्वेश्चन को कहकर बताना क्या होगा इसमें। सवाल आपके सामने आ रहा है, रेडी हो आप सवाल के लिए? चलो सवाल लेते हैं फिर अपन। आपके सामने सवाल ये है कि ये कोन आपको दे रखा है, जो कि ऐसे रखा हुआ है, ये आर दूरी है, इसका रेडियस भी आर है, और ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, ये जहां पे रखा हुआ है उस तरफ फ्लूइड भरा हुआ है रो का। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस फ्लूइड पर नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा। डिटरमाइन द नेट
hydrostatic force on the conical surface of cone. Determine the net hydrostatic thrust on the net hydrostatic thrust on the conical surface of the cone. इस कोन के कॉनिकल सरफेस पर आपको बताना है, इसकी हाइट भी दे देता हूं मैं आपको कोन की, उसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, और वो हाइट है h। शुरू करें। देखिए सबसे पहले तो आपको सरफेस देखनी चाहिए जिस पे आपको फोर्स निकालना है। पहला काम आपको क्या करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ सुन लीजिए। सरफेस के पूरे हिस्से पर देखना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स कैसे लग रहे होंगे। जैसे आप यहाँ वाले पे देखोगे फोर्स ऐसा आएगा, तो हॉरिजॉन्टल ऐसा आएगा, वर्टिकल ऐसा आएगा। पहले ये चेक करना, इस पूरी सरफेस पे ऐसा ही होगा, लेकिन इस सरफेस पे सीन बदल जाएगा। इस सरफेस पे फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा और हॉरिजॉन्टल ऐसा आएगा और वर्टिकल ऐसा आएगा। ठीक है, पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल रहे हैं। अगर आपको ये लग जाए कि पूरी सरफेस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही दिशा में लग रहा है तो पूरी सरफेस को एक सरफेस मान लेना। अगर आपको आपकी सरफेस पे ऐसा दिख जाए कि पूरी सरफेस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स का डायरेक्शन एक ही है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए पूरी सरफेस को आप क्या मान लोगे? एक सरफेस। दिख रहा है क्या आपको? ये पूरी एक सरफेस है। अब आप तो जानते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर एट द सेंटर ऑफ एवी। एवी कहाँ है यहाँ पर? ये रहा, ये सर्कल ही एवी है आपका। अब अगर ये एवी है जिसको हम प्रोजेक्टेड एरिया बोलेंगे, जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे भी होगा, तो आप मुझे बताओ उसका सेंट्रोइड कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ प्रेशर बताओ कितना होगा? पी नॉट लिख लो, कुछ है पी नॉट, कुछ है मान लेते। पी नॉट 0 ले लो यार, पी नॉट 0 लेने में फायदा होता है, क्वेश्चन फटाफट हो जाता है। पी नॉट 0 है। अब बताओ सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ प्रेशर कितना आएगा? यहाँ प्रेशर आएगा रो जी 2r, ये प्रेशर आ गया। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवी से। एवी कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो एवी आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर है, तो फोर्स कितना आ जाएगा? एफ हॉरिजॉन्टल रो जी 2r इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वर्टिकल फोर्स तो बाद में निकालेंगे, पहले हमने हॉरिजॉन्टल निकाल दिया। क्या आप सबको समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे निकाला गया है? अब बारी है वर्टिकल फोर्स की। मैंने आपसे कहा था हॉरिजॉन्टल फोर्स में ये चेक करो कि पूरी सरफेस को हम एक मान सकते हैं कि अलग अलग माननी है। वही वर्टिकल के लिए भी होता है। चेक करिए क्या पूरी सरफेस में वर्टिकल फोर्स का डायरेक्शन एक ही है क्या? नो सर, अलग अलग है ना। तो अलग अलग वालों को अलग अलग सरफेस मानना पड़ेगा आपको। आप एक सरफेस नहीं मान सकते इस पूरी सरफेस को। कहाँ कहाँ पे एक है? इस पूरे पे एक है। तो यहां से लेकर यहां तक को आपने एक सरफेस मान लिया, इसको 1 लिख दिया, और इस पूरी सरफेस को आपको अलग मानना पड़ेगा, इसको आपने 2 लिख दिया। नेट फोर्स जो होगा, नेट वर्टिकल फोर्स, वो F1 और F2 का वेक्टर समेशन होगा। एग्री? F1 F2 निकालते हैं। F1 का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। F1 आएगा कितना? F1 मतलब ये है, ये रहा, ये लग रहा है F1। ये कितना आएगा बताओ वर्टिकल फोर्स? इस सरफेस के ऊपर चलो, ये ऊपर गए, ये ऊपर गए, ये पूरा वॉल्यूम चाहिए अपने को कंप्लीट, जो भी होगा यहां से लेकर यहां तक पूरा वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो पूरा वॉल्यूम कितना होगा? मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो वॉल्यूम ए बी सी डी इंटू रो इंटू जी, ये होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। अब जरा ऊपर वाली सरफेस से बात करते हैं। ऊपर वाली सरफेस कौन सी? ये वाली। इस पे वर्टिकल फोर्स का लग रहा है नीचे की तरफ, उसको मैं F2 के तौर पे दिखा दूं नीचे की तरफ, ये रहा F2। आप बताओ इसका कैसे निकालेंगे? यहां से ऊपर चलो, यहां से भी ऊपर चलो, ये वॉल्यूम चाहिए अपने को, ये वाला। तो इसको नाम देते हैं अपन, ए बी सी तो दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है, इसको ई, इसको ये तो डी है ही ना। हाँ बताओ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ए बी ए सॉरी वी ए बी ई डी रो जी। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैंने एक दूसरे में माइनस कर दिया। एक बड़ा है एक छोटा है, दिख ही रहा है। कितना आ रहा है? अरे इस पूरे के वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को माइनस करोगे तो कौन सा वॉल्यूम आएगा? कौन का आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है? ये पूरा है। और जो वॉल्यूम माइनस कर रहे हो वो कौन सा है? इतना सा है। तो आंसर तो ये आएगा ना। तो ये आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू रो जी। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रो जी। जब नेट फोर्स निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ एच का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? तो आपने ये सीखा कि कोई भी सरफेस पर आपको अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि सरफेस एक मान सकते हैं कि अलग अलग माननी है। ये बहुत जरूरी है। ये नहीं किया तो क्वेश्चन बेकार हो जाएगा आपका।
एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें अपन पी नॉट जीरो नहीं मानेंगे, पी नॉट भी लेंगे, देखिए उसके बाद क्या होता है। क्या बोल रहे बेटा? कोई और शेप आ गई तो ए वी निकाल लेना बस। हाँ, वर्टिकल फोर्स में तो कोई सी भी शेप आ जाए यही आएगा आंसर, सही बोला। हॉरिजॉन्टल में फर्क पड़ जाएगा। अगला सवाल देखो आप, तो ये कौन है जिसका रेडियस आर दे रखा है, ये दूरी आपको आर दे रखी है और ये दूरी आपको 2r दे रखी है। टांग रखा है आपने इसको रस्सी से, वो पानी के अंदर डुबो के, ये रहा पानी जिसके अंदर डुबो के आपने टांग रखा है। पानी का डेंसिटी रो है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस कोन की जो कॉनिकल सरफेस है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। कोन की कॉनिकल सरफेस पे फोर्स पूछ रहे हैं। पी नॉट आपको दे रखा है, ये जो पानी है ना, ये पानी यहीं पे शुरू होता है और यहाँ पे पी नॉट आपको गिवन है। आंसर पी नॉट की टर्म में चाहिए। डिटरमाइन द फोर्स ऑन द कॉनिकल सरफेस ऑफ कोन। डिटरमाइन द फोर्स ऑन कॉनिकल सरफेस ऑफ कोन। सबसे पहले आप ये चेक करो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। 0। क्या आप सबको फील आ रहा है 0 आएगा? डायरेक्टली फील आ जाएगा, बिना कैलकुलेशन करे मालूम पड़ रहा है। और कैलकुलेशन भी करोगे तो साफ दिख रहा है कि दोनों सरफेसेस के प्रोजेक्टेड एरिया बराबर ही आएंगे ना। आप इधर से लाइट फेंकोगे सामने जो बनाओगे कुछ, और इधर से लाइट फेंकोगे सामने कुछ बनाओगे, तो सेम ही आएगा प्रोजेक्टेड एरिया। तो इन दोनों पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो इस बार हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आएगा ही नहीं। कोई डाउट किसी को इसमें? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये फोर्स इस पे आ रहा होगा, इस पे ऐसे फोर्स आ रहा होगा, उसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक इस तरफ, इसका एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ, और लॉजिकली ये दिख रहा है कि सेम गहराई ऊपर है, इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में क्या होने वाले? कटने वाले। केवल कौन सा फोर्स आएगा? वर्टिकल। वर्टिकल फोर्स कैसे निकालते हैं? वर्टिकल फोर्स का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ, अभी तक मिटाया नहीं अपन ने, फॉर्मूला काम आ रहा है इसलिए। उसके लिए आपको ए एच चाहिए। ए एच मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाओ और सोचो कि अगर नीचे से लाइट फेंके तो कैसा बनेगा? वो सर्कल बनेगा। वेरी गुड। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं और मैं सोचूं कि लाइट यहाँ से फेंकेंगे तो ऊपर कैसा बनेगा? तो ऊपर एक सर्कल बनेगा। ये रहा एक सर्कल, दिख रहा है आपको एक सर्कल? ये प्रोजेक्टेड एरिया है। इस सर्कल का एरिया वही है जो नीचे वाले सर्कल का है। अरे नीचे वाला सर्कल तो ऊपर बन रहा है, देखो ना आप, कितना रेडियस का बन रहा है? आर का। तो ये तो हो गया आपका ए एच, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया, जिसकी आपको जरूरत थी। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से पी नॉट एरिया है पाई आर स्क्वायर। पर अभी मुझे एक और चीज चाहिए, वॉल्यूम अबव द कर्व सरफेस। ये कैसे निकलेगा? हाँ सही बोला आपने, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो पहले, उसमें से कौन का वॉल्यूम माइनस कर दो। क्या चीज? छोड़ देना आप। अरे आप सोचो, अगर आप कैसे निकालोगे? आपको वही चीज निकाल सकते हो जो निकाल सकते हो। भाई हम ये समझ रहे हैं कि कर्व सरफेस से फोर्स निकालना है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हर कोई सी सरफेस नहीं आएगी, वो सरफेस आएगी जिनको आप मैनेज कर सको। समझ गए? जिनको आप मैनेज कर सकते हो वही आएगी। करिए सवाल को, ये तो ओलंपियाड में आया हुआ सवाल है। आ रहा है क्या इसका आंसर? वॉल्यूम निकालना है आपको, ये वाला, ये वॉल्यूम चाहिए आपको अप टू द लिक्विड सरफेस। नियम होता है कि वॉल्यूम अप टू द लिक्विड सरफेस चाहिएगा, जहां तक आपका लिक्विड है। पाई आंसर आ रहा है किसी का? नहीं सर, वॉल्यूम। वॉल्यूम बता रहा है, अच्छा ठीक है, वॉल्यूम भी निकाल के दिखाते हैं सबको। आर 2r है ना, तो पाई 3r स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू 3r, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, -1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये वॉल्यूम निकाल दिया मैंने, इंटू रो जी। क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट किसी को सवाल में? एक सवाल आपके लिए, आप करके दिखाओगे उसको, आंसर चाहिए। अगला सवाल आंसर का है, ऐसे नोट कर लो आप, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसका आंसर आपको निकाल के दिखाना है। पी नॉट 0 होगा उसको इसमें, अगले सवाल में पी नॉट 0 है। ये एक स्फीयर है जो पानी में ऐसे आपने जस्ट डुबो रखा है, लाइक दिस। इसका रेडियस r है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ फोर्स ऑन अपर टू द
लोअर पार्ट ऑफ स्फीयर, लोअर पार्ट ऑफ स्फीयर। अपर और लोअर पार्ट स्फीयर का मतलब है ये वाला अलग, इस पे अलग फोर्स निकालना है और नीचे वाले पे अलग निकालना है। इन दोनों पे जो फोर्स आएगा उसका रेशियो आपको निकालना है। जस्ट सबमर्ज आप देख सकते हो पूरी तरह से। अपर पोर्शन पे अलग फोर्स आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें कितना आ रहा है, दोनों में 0 आ रहा है। ये तो दिख गया होगा आपको। सिमेट्रिकली जब होता है दोनों तरफ से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर दोनों सिमेट्रिक हो तो फोर्स 0 हो ही जाता है। तो फोर्स केवल कौन सा आ रहा है, वर्टिकल। बताओ क्या आ रहा आंसर। सर बोलो बेटा। सर लास्ट क्वेश्चन में अगर रस्सी में टेंशन निकालनी होती तो mg तो प्लस फिर आपको बेटा बॉइंट फोर्स वाला कंसेप्ट भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर फ्लैट सरफेस से भी फोर्स लग रहा होगा, वो हमने काउंट नहीं किया। समझ गए। यस सर। उस केस में फिर एक और फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स, जो हमारा अगला आर्टिकल है। इसको फटाफट कर दो, अगला आर्टिकल शुरू करेंगे। P नॉट 0 है और आपको इस पोर्शन का फोर्स निकालना है और इस पोर्शन का भी फोर्स निकालना है। निकालो फटाफट, इसमें है ही क्या। सर 0। सर सेम रहेगा। इस वाले सवाल का आगे आंसर 1:1 आ रहा है। मैं करता हूँ फटाफट। देखो, पहले मुझे इस वाले पोर्शन का फोर्स निकालना था, ए बी का। जब ए बी का फोर्स निकालेंगे तो यहाँ से इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो ये वाला एरिया चाहिएगा, वॉल्यूम चाहिएगा आपको। ये वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ फटाफट। रो इंटू, सबसे पहले तो ये भी एक तरह का ये सिलेंडर बन गया, देखो है ना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर, सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस दिस आधा गोला 2/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ये F1 हो गया। अब जब आप नीचे वाली सरफेस से फोर्स निकालोगे तो आपको इस पूरे हेमिस्फीयर है इसके ऊपर का वॉल्यूम चाहिएगा। इस पूरा, ये पूरा वॉल्यूम चाहिए आपको। ये पूरा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। आगे समझ में। तो F2 भी निकाल देते हैं। F2 हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी। अब इसका रेशियो तो आप निकाल ही सकते हो, कितना आ रहा रेशियो। ठीक है, मेरा अगला सवाल देखिए क्या है। मेरा आपसे सवाल ये है कि एक ग्लास है, उस ग्लास को ऊपर से नीचे सबसे पैक कर रखा है और मैं जानना चाहता हूं कि इस वेसल की जो कर्व्ड सरफेस है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, मुझे बाकी सरफेस से मतलब नहीं है, सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस पे पहले कितना फोर्स था और अभी कितना फोर्स है, उसमें बढ़ा या घटा। मोर फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। किस केस में कर्व्ड सरफेस पर, इसी ग्लास को उल्टा करके रख दिया मैंने, सेम ग्लास था इसको उल्टा करके रख दिया। दोनों केस में फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है कर्व्ड सरफेस पे, कौन सी सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस पे, वो सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है। सेम सर। सेम सर। सेम आ रहा है, सबको समझ में आ गया सेम कैसे बोला उन्होंने। हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गए। वर्टिकल फोर्स क्या होंगे, देखो यहां पर आप जब इस सरफेस को देखोगे तो इन दोनों पे वर्टिकल फोर्स एक ही दिशा में आएगा, नीचे की तरफ। तो ये पूरी एक ही सरफेस होगी, एक तरह से ग्लास है ना, ग्लास की पूरी एक सरफेस हो गई है। अब इस एक सरफेस पे फोर्स निकालने के लिए आपको ऊपर का वॉल्यूम चाहिए ना आपको, तो बोलो ऊपर कहाँ तक, आसमान तक का वॉल्यूम नहीं, जहां तक लिक्विड है वहीं तक का वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम ये वाला चाहिए, एग्री। ये वॉल्यूम मिल गया आपको, तो दिस वॉल्यूम इंटू रो जी आपका फोर्स हो जाएगा। P नॉट को 0 मान के चल रहे हैं, विदाउट किसी को, इसमें सबको समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या सीन बनेगा,
यहाँ पे वही सरफेस है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, फ्लूइड तक की सरफेस है, आपको ये वाला निकालना है। अब आप बताओ मुझे, आपको समझ में आ रहा है दोनों में अंतर तो हो सकता है वॉल्यूम का, आपको ये चेक करना है अंतर है कि नहीं है। क्या ये वाला वॉल्यूम, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ये वाला तो मांग रहा हूँ ना मैं इसमें, तो ये जो मैं हरा वाला मांग रहा हूँ और ये जो ब्लू वाला मांग रहा हूँ, क्या ये सेम होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सेम? अरे होंगे यार, सर। उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों में आ रहा है काउंट तो। हाँ, ग्रीन और ब्लू को कंपेयर करवा रहा हूँ मैं आपसे, उसी के बेसिस पे आप आंसर दोगे कि ज्यादा है कि कम है। ग्रीन वाला और ब्लू वाला सेम है कि अलग अलग है? आप देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसकी शेप आपको ऐसी दिखा रखी है, शेप थोड़ा चेंज करते हैं, अरे शेप थोड़ी चेंज करते हैं, ये देखो ये शेप है, थोड़ा और कम तिरछा करते हैं उसको, फिर बताना मुझे। ये तो आपको सोचना है भाई क्या होगा ये। मैथमेटिक्स लगाओ ना, मैथमेटिक्स से बताओ मुझे, ये सेम आएंगे अलग अलग आएंगे? आप तो एरिया बता दो, चलो इसका एरिया सेम है क्या? एरिया बताओ, क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ, जो दिख रहा है आपको वो एरिया बताओ। अगर आप इसको एक ट्रायंगल मानो और उसको भी एक ट्रायंगल मानो, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम आ रहा है क्या, ये बता दो। यस आ रहा सर। है सेम? यस बस सर। ये वॉल्यूम भी सेम रहेंगे, तो प्रेशर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आगे सबको समझ में? कोई डाउट किसी को इसमें, बोलो बच्चों, सबको समझ में आ गया ना? ये तो बहुत सिंपल चीज है ये। सर हाँ बोलो बेटा। सर नॉर्मल सेकंड वाले में ज्यादा लगेगा ना? नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं पहले बताओ। हम बात कर रहे हैं अभी कि तो कर्व साइड सरफेस वाले पे की बात कर। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है बस। अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं, सुनना, एक और सवाल पूछूंगा मैं आपसे, ये जो फ्लूइड है, ये इस वेसल के बॉटम पर और इस वेसल के बॉटम पर, किस वेसल के बॉटम पर ज्यादा फोर्स लगाएगा किस केस में? सर सेकंड। फर्स्ट वाले केस में कि सेकंड वाले केस में? सेकंड। सेकंड वाले केस में, क्योंकि क्या है, एरिया बढ़ गया ना, प्रेशर तो दोनों बार सेम आएगा, लेकिन एरिया किस केस में ज्यादा है? इस केस में। तो इस केस में फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ वेसल बाय द फ्लूइड ज्यादा होगा। समझ गए? कोई डाउट किसी को इसमें? अब आप बात कर रहे हो नॉर्मल फोर्स की बात करें, टेबल जो नॉर्मल लगाएगी वो Second किस में केस में ज्यादा आएगा? तो देखो, पहली बात तो ये कि दोनों केस में वेसल सेम है तो वेसल का वेट सेम, दोनों केस में फ्लूइड जो है वो भी सेम क्वांटिटी में लिया है तो उसका भी वेट सेम। एग्री? तो नॉर्मल दोनों केस में क्या आएगा? सेम। आगे सबको समझ में? कोई डाउट किसी को इसमें? बेटा समझ में आ गया, नॉर्मल दोनों केस में सेम आएंगे। अरे एक ही ग्लास है, तुम एक ग्लास को उल्टा करके रख दोगे तो नॉर्मल क्यों बदल जाएगा? नॉर्मल तो सेम ही आएगा ना। सबको समझ में आ गया ये बात? चलिए आगे बढ़े अपन अब। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्सेस इन कर्व सरफेस। अब हम बात करेंगे बॉइंग फोर्स की। नोट करने दीजिए। नोट करना है? फटाफट करिए नोट, टाइम इतना कम हो जाता है, फटाफट करिए। आपसे पीछे वाले बैचेस कहाँ तक पहुंच गए, कुछ आइडिया है क्या? वो तो बहुत आगे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है। एक एरर का भी आपको एक दो दिन में वीडियो मिल जाएगा। एरर के 3 वीडियो होंगे, उसमें वर्नियर कैलिपर होगा, स्क्रू गेज होगा, 2 लेक्चर तो टैबलेट पे होंगे और 1 लेक्चर क्लास में होगा। उससे आप पढ़ लेना, एरर भी आराम से हो जाएगा। एरर एक छोटा सा टॉपिक होता है, पढ़ाते हैं उसको लास्ट में पढ़ाएंगे फटाफट फटाफट, उससे बढ़िया तो 3 टर्न का एक ढंग से सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है सब समझ में आ जाएगा आपको उसमें, वो पढ़ लेना। हाँ, आज शाम की क्लास भी है 4:45 से 6:15। सेमीकंडक्टर चल रहा है, बहुत थियोरेटिकल है, घबराओ मत। तुम अगर खुद ही पढ़ लोगे तो खुद ही ऐसा टॉपिक है, खुद भी पढ़ लोगे तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसके अलावा मुझे भी ज्यादा नहीं आता सेमीकंडक्टर।
भाई सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो इंजीनियरिंग का टॉपिक है, राइट? तो उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं पढ़ा सकता कोई भी, वही पढ़ा सकता है जिसने खुद ने इंजीनियरिंग के दौरान सेमीकंडक्टर पढ़ा, वो फिर पढ़ा सकता है। पर आपको समझ में नहीं आएगा ज्यादा डेप्थ में पढ़ाएंगे तो हम आपको उसमें उतना पढ़ाते हैं जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है ना। उसमें ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि ऐसा ही क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। हम मान के चलते इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने मान रखा है कि इलेक्ट्रॉन है, हकीकत में ऐसे घूम रहे कैसे घूम रहे किसको पता, कोई नहीं जानता, सिर्फ कल्पना है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो सेमीकंडक्टर में भी कई तरह की कल्पनाएं करी गई है, वही कल्पनाएं आपको दिखाता हूं मैं। शाम को आऊंगा, आपको देखोगे एक न्यूमेरिकल बहुत हल्के फुल्के से होंगे, मैक्सिमम थ्योरी होगी। हाँ मिलेगा कभी ना कभी, मान के चलो। आप सबको समझ में आ गया क्यों बोर मॉडल के बाद दूसरे मॉडल नहीं आए? क्या है, बहुत सारे हैं। देखिए बॉइंट फोर्स, साइंस में कभी अंत तो होता नहीं है किसी चीज का, वो हमेशा चलता रहता है। साइंस कभी ये नहीं बोलता कि बस दी एंड हो गया, अब कुछ आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस हर बार कुछ नया आएगा, और ये प्रकृति का भी नियम है, हर बार कुछ ना कुछ नया होता ही रहेगा। डायनासोर भी थे एक समय पहले, आज नहीं है, हो सकता है भविष्य में कोई और नया जानवर आ जाए। बॉइंट फोर्स क्या होता है वो लिखिए। व्हेन बॉडी इज सबमर्ज कंप्लीटली और पार्शियली इन द फ्लूइड, when body is submerged completely or partially in the fluid, when body is submerged completely or partially in the fluid, then the net hydrostatic force then the net hydrostatic force or thrust on the body by the liquid is known as buoyant force. कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी आप जानते हो किसी को बोलते हैं, ये बॉडी है कंप्लीटली सबमर्ज। और अगर पार्शियली सबमर्ज देखना है तो ये बॉडी है। दो बॉडी आपके सामने बच्चों, एक पूरी तरह से सबमर्ज और एक बॉडी मैंने आपके सामने रखी है जो पूरी तरह से सबमर्ज नहीं है, पार्शियली सबमर्ज है। ये देखिए आधी बाहर है और कुछ अंदर है, इसको हम सबमर्ज बोलते हैं। जो इधर से इधर तक बराबर डूबी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा डूब गई इधर कम डूब गई, उसको सबमर्ज नहीं बोलेंगे। सबमर्ज के लिए इधर से उधर तक एक ही लेवल पे होना चाहिए, तब उसे हम सबमर्ज कहते हैं। क्लियर है बात? सबमर्ज का मतलब समझ गए ना? सबमर्ज का मतलब पूरा एक होना चाहिए। ऐसी बॉडी जो पूरी तरह से सबमर्ज होगी, इस पे जो फोर्स लगेगा, ये लग रहा है, ये लगा, ये लगा, ये लगा, इन सब का जो नेट आएगा ना, उसको हम बॉइंट फोर्स बोलते हैं। ये लग रहा है, देखो ये लग रहा है, इन सब का जो नेट फोर्स आएगा, उस नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स को हमने क्या नाम दिया है? बॉइंट फोर्स। कितना लगता है पता नहीं, फिलहाल तो नहीं पता, ये मालूम पड़ेगा। कितना होता है पता नहीं, अब वो मालूम करेंगे कितना होता है और किधर लगेगा। पहला केस 1, वेसल इज नॉट एक्सेलरेटिंग। पहला केस वो है बच्चों जिसने वेसल एक्सेलरेट नहीं कर रहा। जब वो एक्सेलरेट करेगा तब सीन बदल जाएगा, पर जब वो एक्सेलरेट नहीं करेगा तब का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस वेसल में आपने इस बॉडी को रखा हुआ है, ये रख दिया मैंने बॉडी को, और ये मैंने या तो पूरा भी डुबा सकता हूँ, मैंने आधा ही डुबाया आपके सामने, ठीक है। कुछ वॉल्यूम ये लिक्विड का डिस्प्लेस कर रहा है, दिख रहा है आपको? जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि सॉलिड बॉडी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? लिक्विड की बॉडी से। तो मैं वही कर रहा हूँ, सॉलिड बॉडी की जो सरफेस है, इस सरफेस को मैं लिक्विड से रिप्लेस करूंगा। नीचे आप ही के सामने करेंगे, ये देखो, ये मैंने लिक्विड एलिमेंट ले लिया यहाँ पे। कौन है ये? लिक्विड एलिमेंट। मैंने इसी लिक्विड में से एक एलिमेंट खुद ने सेलेक्ट कर लिया। ये पूरा लिक्विड था आपका, पूरा लिक्विड है। आपने लिक्विड में से जितना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया था लिक्विड का, उतना ही वॉल्यूम उसी शेप का, एग्जैक्टली उसी 3D बॉडी का मैंने एक एलिमेंट लिया है फ्लूइड का। बात समझ में आ गया? और इसकी सरफेस पे जैसे फोर्स वो लगाएगा, वैसा ही फोर्स वो किस पे लगाएगा? किसी और सॉलिड सरफेस पे भी। वही कंसेप्ट मैंने वापस से लगा लिया। नो डाउट? सबको क्लियर है? अब मुझे क्या करना है ये बताइए। मुझे इस पर फोर्स देखने के कौन कौन से लग रहे हैं, इस फ्लूइड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मुझे ये देखना है। तो आप बताओ इस फ्लूइड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? इस फ्लूइड पे लग रहा है एक तो एफपी लग रहा है, एफपी, ठीक है। अगर हम पूरा डूबा हुआ, मान लो दोनों केस आपको दिखाया था, पूरा डूबा हुआ का भी चित्र बना के दिखाए थे ना एक बार, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। मान लो बॉडी पूरी डूबी हुई है, तब भी आप क्या करोगे? इसको रिप्लेस करोगे। किससे करना? आपको वही है, ये आपने फ्लूइड एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, ये आपको समझना है।
और उस पर फ्लूइड ही फोर्स लगा रहा है, फ्लूइड के ऊपर, फ्लूइड के ऊपर ही फोर्स लगा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मुझे इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि ये फोर्स होगा कितना, राइट। तो नेट फोर्स कितना माना आपने, एफ पी। तो एक तो एफ पी लग रहा है, दूसरा ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। इस फ्लूइड एलिमेंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पानी के अंदर जो फ्लूइड एलिमेंट आपने माना है उस पर दो ही तरह के फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, एक ग्रेविटी और दूसरा दूसरा इन सारे सब फोड़ू फोर्स। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारे फ्लूइड एलिमेंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो एफ बी है, जो इतने सब मिल करके लगा रहे होंगे वो, और दूसरा कौन सा, ग्रेविटी फोर्स। इन सब का सम कितना होना चाहिए, 0। नाउ एफ बी का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ एफ ग्रेविटी। नाउ एफ ग्रेविटी कितना होगा, माइनस इस पूरे का वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी वेक्टर। समझ में आ गया, जी वेक्टर नीचे की तरफ होता है। तो एफ बी का फॉर्मूला आपके पास आ गया, माइनस वी रो जी वेक्टर। आप बताओ एफ बी का डायरेक्शन किधर आ रहा है, अपोजिट टू जी वेक्टर। जी वेक्टर किधर होता है, नीचे। तो फोर्स क्या आएगा, ऊपर। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कह सकते हो आप, अगर वो पूरी तरह से डूबा हुआ है तो, या ज्यादा बेटर शब्द हो वॉल्यूम डिस्प्लेस। बॉडी जब आएगा ना इसके अंदर, पार्शियल या पूरा कंप्लीट जैसा भी, तो जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, किसका, फ्लूइड का, वो वॉल्यूम आपको लिखना है। अरे भाई ये वॉल्यूम वी था ना, ये तो लिखा है आपने यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट गेट डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। जो बॉडी आपने रखी, हालांकि निकालते समय हमने बॉडी हटा दी है, लेकिन जब हम असली बॉडी रखेंगे तो बॉडी जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी वो वॉल्यूम आपको लिखना है। या आप कह सकते हो जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज है, वी को हम एक और लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज सबमर्ज, जो डूबा हुआ है। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। सर ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी बॉडी अगर आपकी पार्शियली सबमर्ज है या कंप्लीट सबमर्ज है, अगर वो डूबी हुई भी है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जी वेक्टर के अपोजिट। एफ पी इज अपोजिट टू जी वेक्टर, सो इट इज अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ लगेगा। और इसका वैल्यू कितना होगा, अगर आपसे कोई इसका वैल्यू पूछेगा तो वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू रो इंटू जी। इसको मैं वीडी लिख दूं, वॉल्यूम डिस्प्लेस को वीडी कहते हैं, इसको वीडी, इसको लिख लो वी टी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस पता हो, इंटू रो जी करो, जिस लिक्विड में आपने डुबो रखा है उससे आपको एफ बी का वैल्यू मिलेगा, और वो एफ बी हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये वो केस है जब आपका वेसल एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। अगर कल को वेसल एक्सेलरेट कर गया तो क्या तब भी एफ बी का डायरेक्शन यही होगा? नहीं, तब एफ बी का डायरेक्शन कुछ और होगा। हम अगला केस वही लेने वाले हैं, पहले आप इसे लिख लो, फिर वही केस लेंगे। आज भी आप सेमीकंडक्टर की क्लास भले ही ना अटेंड करो, आपको वीडियो मिल ही जाएगा, अपलोड करवा देंगे। आपकी ऑलरेडी क्लास है ना 4:45 पे, कैसे अटेंड करोगे? अटेंड तो कर नहीं पाओगे, रिकॉर्डिंग देख लेना। थियोरटिकल है उसमें आप खुद ही बोर हो जाओगे, बैठ के ही बोर हो जाओगे, आप कुछ है ही नहीं उसमें, क्योंकि उसमें से बताया जा रहा है ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और जिस बच्चे ने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर स्कूल में पढ़ा हुआ, उसको तो जरूरत ही नहीं है शुरुआत के 2-3 लेक्चर देखने की। अभी तक जब तक पीएन जंक्शन, अच्छा आप तो स्कूल ही नहीं गए, है ना? जिसने नहीं पढ़ रखा, लॉजिक गेट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें तो मजा आता है बच्चे को, है? जब डिलीट हो गया आपके बोर्ड से? अच्छा, आप बोर्ड में है ही नहीं, बोर्ड में नहीं है अब? जेई मेन का नया सिलेबस थोड़ा ना आया अभी, जेई मेन ने अपना अभी तो कुछ भी नहीं।
डेट आ गई? क्या डेट? 3 महीने की डेट अभी क्या डिक्लेयर करी जेमी वालों ने? करी नहीं अभी तक तो। डेट अभी आई तक कि 3 महीने की? डेट आ गई? सर पूछ रहा हूँ। देखो उनकी साइट पे तो नहीं लिखा हुआ डेट आई है, आप कहीं और से लाया हो तो पता नहीं। और तो और कहाँ से लाएंगे आप? उनकी साइट पे तो नहीं लिखा हुआ कि डेट दे दी हमने, ये डेट है, कहाँ लिखा उन्होंने? आप कहीं और से लाए हो तो अलग बात है। कोई विशेष सूत्र नहीं होते, सूत्र अखबार वालों के पास, न्यूज एंकर सूत्र बोलते हैं, हमारे सूत्रों से हमको मालूम पड़ा है, वैसे कोई होता अलग बात है। चलिए देख लिया आप लोगों ने। अपन वो केस लेते हैं जब आपका वेसल एक्सेलरेट हो रहा होगा, तब आपका बॉइंट फोर्स क्या होगा? केस सेकंड, व्हेन वेसल इज एक्सेलरेटिंग। जब आपका वेसल एक्सेलरेट हो रहा होगा तब भी आप अगर उस बॉडी को इस फ्लूइड से रिप्लेस करोगे जैसे आपने किया था, बॉडी रिप्लेस्ड, क्योंकि हम उससे ही निकालते हैं, रिप्लेस्ड बाय फ्लूइड, आपने रिप्लेस कर दिया बॉडी को फ्लूइड से बॉइंट फोर्स निकालने के लिए, ठीक है? तो आपका जब वेसल एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो ये फ्लूइड एलिमेंट चुपचाप नहीं पड़ा हुआ है। फ्लूइड एलिमेंट जो दिख रहा है, अगर वेसल भाग रहा है तो ये वेसल के साथ ये भी भाग रहा होगा, तो इसके पास भी एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब अब एफ बी प्लस एफ ग्रेविटी को आपको लिखना पड़ेगा, इसका जो भी मास है, कितना मास है इसका, v इंटू रो इंटू ए वेक्टर। सबको समझ में आ गया बात? तो यहां से आपका एफ बी का फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है वी रो ए वेक्टर माइनस एफ जी, और आप जानते हो एफ जी कितना होता है, वी रो ए वेक्टर माइनस वी रो जी वेक्टर। तो एफ बी वेक्टर का फॉर्मूला आ गया वी रो ए वेक्टर माइनस वी रो जी वेक्टर। आप कह सकते हो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू रो ए वेक्टर माइनस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड रो जी वेक्टर। अब आपका एफ बी दो कंपोनेंट से मिला हुआ है, एक जी वेक्टर के अपोजिट और एक ए वेक्टर की दिशा में। जिस दिशा में आपका ये वेसल एक्सेलरेट हो रहा है, किसी भी दिशा में मालूम है, ये मान लिया मैंने ऐसा, जिस दिशा में वो एक्सेलरेट हो रहा है एक फोर्स तो उधर आएगा। बाइंड फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए। अब देखो आप, एक कंपोनेंट किधर आएगा, ए वेक्टर की दिशा में, और एक किधर आएगा, जी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन। ये आपने बॉइंड फोर्स निकाला है। अगर आपका वेसल एक्सेलरेट हो रहा है, आप सूडो फोर्स से भी कर सकते थे। सूडो फोर्स से करने के लिए आपको किसमें जाना पड़ता, वेसल के फ्रेम में। मैं वेसल के फ्रेम में नहीं गया, मैं ग्राउंड फ्रेम से ही कर दिया। मुझे मालूम है कि फ्लूइड वेसल के रेस्पेक्ट में स्टैटिक कंडीशन में है। इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन वेसल का होगा उतना ही एक्सेलरेशन फ्लूइड के एक एक एलिमेंट का भी होगा। अगर आप किसी कार के अंदर बैठे हो, कार के रेस्पेक्ट में आप स्टेशनरी हो, कार अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, तो आप क्या कर रहे हो, सड़क पे बैठे हुए हो, कार के साथ चल रहे हो, कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। वही तो हो रहा है यहाँ पे। आपका ये फ्लूइड इस वेसल के साथ कैसा है, स्टैटिक कंडीशन में। तो अगर वेसल ए से भागेगा तो फ्लूइड का हर एक एलिमेंट कितने से भाग रहा होगा, ए वेक्टर से। ये ग्राउंड फ्रेम से देखा है। हाँ है, बिल्कुल है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ वरना ही नहीं, हमारे सिलेबस में वो नहीं है कि ये डायनामिक कंडीशन में आ जाए। उस कंडीशन में हम ये सारा जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब फेल हो जाएगा। हमारा एक कंडीशन है फ्लूइड डायनामिक्स, उसमें हम बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे, और वहां भी हमारा वेसल चल सकता है, तो वहां भी बताएंगे क्या होगा अगर वेसल चल गया तो, ठीक है। पर अभी आप जो पढ़ रहे हो वो कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हो, स्टैटिक। वेसल चलेगा भी, लेकिन फ्लूइड उस वेसल के रेस्पेक्ट में नहीं चलेगा, हम वो पढ़ रहे हैं। स्टैटिक कंडीशन का मतलब ये होता है, वेसल तो भाग भी सकता है, एक्सेलरेट भी हो सकता है, लेकिन फ्लूइड पूरा का पूरा एक्सेलरेट नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा एक बात, बताना, एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बहुत ही आसान सवाल है, बताना मुझे करके। ये एक फ्लूइड है, इसमें एक ये रखा हुआ है आपने, इसका डेंसिटी 2 रो है, इसका डेंसिटी रो है, इसका मास भी दे रखा है m, इस बॉडी का मास आपको m दे रखा है, इसकी डेंसिटी दे रखी है, और जिसमें आपने इसको रखा है उस लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है, ठीक है। ये लिक्विड इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, ये वेसल पूरा का पूरा a = g/2 से हो गया ये एक्सेलरेट, और आप इस पर एक फोर्स भी लगा रहे हो अलग से, एक्सटर्नल फोर्स, कितना, mg/2। मेरा आपसे सवाल क्या है, मेरा आपसे सवाल ये है कि ग्राउंड फ्रेम से आप देख रहे हो इसको, कहां से देख रहे हो, ग्राउंड फ्रेम से। इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सीन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम।
Determine the ratio of horizontal and vertical acceleration of the block seen from ground frame. Determine the ratio of acceleration of block in horizontal and vertical direction. Ratio निकालना आपको ax और ay का, वो भी in ground frame. ग्राउंड फ्रेम से आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा. समझ गए? और आपको समझाते थोड़ा सा. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ग्राउंड फ्रेम से आप देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं. पहले तो आप मुझे ये बताओ. ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं ना अपन. ग्राउंड फ्रेम से सारे रियल फोर्स दिखेंगे आपको. एक रियल फोर्स तो लग ही रहा है, वो तो दिख ही रहा होगा. एक सूडो फोर्स भी रियल फोर्स होता है. सूडो फोर्स, ये जो फ्लूइड है ना, जो सर फोड़ फोड़ के लगाते हैं, उनका नेट फोर्स है जो आप निकाल चुके हो, इतना होता है. अगर वेसल एक्सेलरेट कर रहा हो तो उस केस में फ्लूइड सर फोड़ के जो फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू आपके पास लिखी हुई देखो. दिख रही है? क्या क्या है? एक तो है वीरो ए वेक्टर. इसका वॉल्यूम बताओ कितना है. वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा. इसका मास मालूम है एम, एम एन एस का मास, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा. एम बाई रो होगा कि नहीं होगा. तो आपको इसका वॉल्यूम पता है. वॉल्यूम डिस्प्लेस आपको पता है. वॉल्यूम डिस्प्लेस इज नथिंग बट v इज इक्वल्स टू m बाई रो. अब तो बता दो बॉइंट फोर्स कौन कौन से आएंगे इसमें. एक बॉइंट फोर्स आएगा ये वाला, दिख रहा आपको, जिसमें a वेक्टर आता है. a वेक्टर किधर है? हॉरिजॉन्टल. तो ये फोर्स भी इधर आएगा. वॉल्यूम डिस्प्लेस लिखना, लिख देंगे. डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखना, लिख दी. और a लिख देना, लिख देंगे. लिखो सब कुछ. यहाँ पे एक फोर्स और मिल जाएगा. vd कितना है? m बाई रो इंटू 2 रो. a कितना है? g बाई 2. कितना मिला है सॉल्व करके? mg. रो से तो कट गया ना, mg आ गया. आ गया समझ में? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स आ गया? mg प्लस mg बाई 2. अब जरा वर्टिकल की बात करते हैं. वर्टिकल में क्या लग रहा है? वर्टिकल में इसका खुद का ग्रेविटी फोर्स लग रहा है. mg लग रहा है क्या? नहीं लग रहा. और इधर से देखो एक और वर्टिकल फोर्स लग रहा है. जी वेक्टर के अपोजिट होता है बॉइंट फोर्स. उसका फॉर्मूला क्या है? vd इंटू रो इंटू जी. vd कितना है? vd निकाल रखा है अपने. कितना है? m बाई रो इंटू रो इंटू जी. ये है ना, इंटू, एक मिनट, m बाई रो इंटू 2 रो लिखना था. हाँ सही बोला आपने. 2 रो लिखो यहाँ पे भी. आगे समझ में? ये रो का समझ में आएगा. डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है. नहीं आएगा समझ में कुछ? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना पहले ही 2 रो, वरना आप कंफ्यूज जाओगे. ठीक है, कितना आ गया सॉल्व करके? 2 mg. नीचे कितना लग रहा है? mg. नेट फोर्स वर्टिकल में mg, हॉरिजॉन्टल में. तो एक्सेलरेशन का रेशियो बताओ फटाफट. ax आ जाएगा नेट फोर्स fx अपॉन m और ay आ जाएगा fy अपॉन m. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ax अपॉन ay कितना होगा, तो आप बोलोगे fx अपॉन fy. अब तो बता दो कितना आ जाएगा आंसर. निकाल लोगे ना आंसर अब तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें वेसल भी एक्सीलरेट करवा दिया जाए, कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया जाए. अगली क्लास में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे. बॉइंट फोर्स अगली क्लास में हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे. एक और इशू है, ये बॉइंट फोर्स लगता कहाँ पर है? इस बॉडी पर जो बॉइंट फोर्स लगेगा ये सारा, ये कहाँ लगेगा? आपकी पूरी आपका ये पूरा फ्लूइड एलिमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होने के साथ साथ नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए अबाउट सेंटर ऑफ मास, ताकि इसका अल्फा जीरो आ जाए. तो इन सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स आएगा ना, वो नेट फोर्स हमेशा, ये जो फ्लूइड दिख रहा है आपको डिस्प्लेस्ड, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास पे ये फोर्स लगता है हमेशा. जो भी एफ पी लगेगा, चाहे कोई सा भी हो, दोनों केस में. आप ये भी लिख सकते हो, डायलॉग लिख लो, ये भी लिख लो एक डायलॉग. FB force always act at the center of mass of displaced volume. FB force always act, इसका point of application बता रहा हूँ मैं आपको. FB force always act at the center of mass of displaced volume. जो displaced volume है उसके center of mass पे ये force लगता है. This information is required for calculation of torque. अगर कभी जरूरत पड़ी तो. क्यों हम निकाल रहे हैं कि फोर्स कहाँ लग रहा है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि फोर्स कहाँ लग रहा है? क्योंकि आपको कभी फोर्स की जगह टॉर्क निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे? FB force always act at the center of mass of displaced volume and this information is required when we need to calculate torque. आपको कभी भी अगर ये पूछे ना फोर्स कहाँ लग रहा है, आप सिर्फ ये पूछते हो किधर लग रहा है, किस पॉइंट पे लग रहा है, ये केवल कब इंपॉर्टेंट है?
जब आपको टॉर्क निकालना है। अदरवाइज एक्सेलरेशन निकालने के लिए बस फोर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सर।